नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रीति। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। 6 जिलों की 50 सीटों पर शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने धुआंधार प्रचार की रणनीति बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज 2 रैलियां को संबोधित करने का कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्री भी प्रचार के आखिरी लम्हों में उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी आज प्रचार के रण में चौथे दौर के लिए 3 रैलियां करेंगे। प्रचार की सरगर्मियों के बीच नेताओं के रूठनों का सिलसिला भी जारी है। बीजेपी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा अपनी ही पार्टी से नाराज हैं, तो विकास को लेकर एनडीए और महागठबंधन में आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। बिहार चुनाव से जुड़ी ऐसी तमाम हलचलों के साथ लोकतंत्र में बिहार के बुनियादी मुद्दों की भी बात होगी। आपको रूबरू कराएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव से और दिखाएंगे वहां की जनता का मिजाज। तो आइए शुरुआत करते हैं लोकतंत्र के हेडलाइंस के साथ। मन की बात कार्यक्रम की शिकायत करेगा महागठबंधन, लोक लुभावन वादों पर जताया ऐतराज। पीएम ने रविवार को किया था कार्यक्रम। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का पार्टी पर आरोप, कहा मर्जी से प्रचार से नहीं हूं दूर, स्थानीय नेताओं को ठहराया जिम्मेदार। तीसरे चरण के लिए आज शाम 5 बजे थमेगा प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे 2 रैलियां। चौथे दौर के लिए राहुल गांधी भरेंगे हुंकार। प्रधानमंत्री ने महागठबंधन से मांगा 25 साल के कामकाज का हिसाब। नीतीश कुमार का पलटवार, पूछा नीतिगत मुद्दों पर चुप क्यों है नरेंद्र मोदी। महागठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात की शिकायत आज चुनाव आयोग से करेगा। महागठबंधन का आरोप है कि प्रधानमंत्री ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। महागठबंधन के नेताओं को सरकारी निम्न पदों पर मेरिट के आधार पर सीधी भर्तियां करने के प्रधानमंत्री के बयान पर आपत्ति जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आरक्षण नीति खत्म करना चाहती है। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को लेकर महागठबंधन में शामिल पार्टियों ने फिर से आपत्ति जताई है। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी, राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी और कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री पर बिहार चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री लगातार मन की बात कार्यक्रम में जनता को लुभाने वाली घोषणाएं और वादे कर रहे हैं। बी, सी, डी की जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसके लिए समाप्त किए जाते हैं और सब नौकरियां मेरिट के आधार पर होंगी। इट मीन्स इट इज ए गुड बाय टू द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मेड फॉर एससी, एसटी बैकवर्ड। जेडीयू और कांग्रेस ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। इन दलों का आरोप है कि चुनाव आयोग एनडीए नेताओं के आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों को नजरअंदाज कर रहा है। ऐसा लगता है कि ना तो बड़े मोदी और ना छोटे मोदी को कोई भी कानून का भय है। जब इलेक्शन कमीशन ही नज़रअंदाजी करते जा रहे हैं तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का पर्पस तकरीबन समाप्त हो जाता है। इससे पहले भी महागठबंधन ने मन की बात कार्यक्रम पर आपत्ति जताई थी। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए आज शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। शाम 5 बजे प्रचार थमने के बाद उम्मीदवार घर घर दस्तक देकर मतदाताओं को रिझाने की कोशिश करेंगे। विधानसभा चुनाव के इस दौर में वैशाली, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर 6 जिलों की 50 विधानसभा सीटों पर 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। इस दौर की 50 विधानसभा सीटों में से 8 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। तीसरे चरण में पटना जिले में सबसे ज्यादा 14 सीटें हैं, सारण में 10, वैशाली में 8, नालंदा और भोजपुर में 7-7 और बक्सर जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। बिहार चुनाव के तीसरे और चौथे दौर के प्रचार की कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बक्सर और सीवान में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। बक्सर में तीसरे दौर में 28 अक्टूबर को मतदान होना है। तीसरे चरण के मतदान के लिए बक्सर में आज प्रचार का आखिरी दिन है, जबकि सीवान में चौथे दौर के लिए 1 नवंबर को वोटिंग होनी है। प्रधानमंत्री के अलावा बीजेपी के कई नेता और केंद्रीय मंत्री भी आज जनसभा को संबोधित करेंगे।
आपको बता दें कि बीजेपी ने बिहार चुनाव के बाकी बचे 3 दौर के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई रैलियों के कार्यक्रम बनाए हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी आज बिहार में धुआंधार प्रचार करेंगे। राहुल गांधी आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी में चौथे दौर में 1 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजली, सड़क, पानी के साथ साथ युवाओं को शिक्षा, रोजगार मुहैया कराने को बिहार के विकास के लिए 6 सूत्रीय कार्यक्रम करार दिया है। उन्होंने रविवार को बिहार में एक के बाद एक 4 रैलियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने बिहार के पिछड़ेपन के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने महागठबंधन को महास्वार्थ बंधन करार दिया। बिहार में तीसरे चरण का चुनाव प्रचार थमने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को प्रचार में पूरी ताकत झोंकते नजर आए। छपरा में अपनी रैली में उन्होंने बिहार के पिछड़ेपन और नौजवानों के पलायन का मुद्दा उठाया और इसके लिए बीते 25 सालों की सरकारों को जिम्मेदार बताया। आज हिंदुस्तान में किसी एक राज्य में सबसे ज्यादा गांव बिजली अगर नहीं पहुंची है तो ये गांव प्रदेश का नाम है बिहार। ये इनके 25 साल के कुशासन का परिणाम है, बड़े भाई छोटे भाई के कुशासन का परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए की सरकार बनने पर 6 सूत्री कार्यक्रम के जरिए बिहार की समस्या को दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके तहत बिजली, सड़क, पानी के साथ युवाओं को रोजगार, पढ़ाई और बुजुर्गों को दवाई मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने महागठबंधन के दलों पर भी जमकर निशाना साधा। लोकतंत्र जनता जनार्दन के आशीर्वाद से चलता है। लोकतंत्र जंतर मंतर से नहीं चलता है। ये 18वीं शताब्दी की मानसिकता लेकर के 21वीं सदी के नौजवान का भला कर पाएंगे मेरे दोस्तों। और इसलिए समय की मांग है कि इस बार बिहार में ऐसे लोगों को चुन चुन करके साफ कर दो भाइयों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छपरा के बाद हाजीपुर, नालंदा और पटना में भी चुनावी सभाओं को संबोधित किया। ये वो इलाके हैं जहां तीसरे चरण के तहत 28 तारीख को मतदान होना है। इस दौर में 6 जिलों की 50 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाने हैं, जिसमें पटना की 14, सारण की 10, वैशाली की 8, नालंदा और भोजपुर की 7 सीटें और बक्सर की 4 सीट शामिल हैं। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ वादा करते हैं और उसे पूरा नहीं करते। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से पूछा है कि काले धन पर जनता से किए गए वादे का क्या हुआ। युवाओं को रोजगार और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा प्रधानमंत्री ने अब तक क्यों पूरा नहीं किया। नीतीश कुमार ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को हार का अंदेशा है, इसलिए पार्टी और पार्टी के नेता हताश हो गए हैं। कौन काम कर रहे हैं आज के लिए? या तो प्रधानमंत्री बनने के बाद या तो विदेश जाते हैं और नहीं तो चुनाव यात्रा पर निकलते हैं। समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। इन्होंने जो वायदे किए उसको तो नहीं ही पूरा किया। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने अमित शाह के उस बयान को आड़े हाथों लिया जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार में कोई दलित या महादलित सीएम नहीं बनेगा। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बीजेपी दलित और महादलित दोनों को धोखा दे रही है। लालू प्रसाद यादव ने आरक्षण के मुद्दे पर भी एनडीए को एक बार फिर घेरने की कोशिश की। अमित शाह ने सर कहा है कि कोई दलित या महादलित या मांझी सीएम नहीं होंगे। तो उसका वही चरित्र है बीजेपी का, आरएसएस का। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर पार्टी से नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वो अपनी मर्जी से प्रचार से दूर नहीं हैं। वो चाहते हैं कि चुनाव में पार्टी के लिए वो प्रचार करें। उन्होंने स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके खिलाफ पार्टी के बड़े नेताओं को गलत जानकारी दी गई है। हालांकि उन्होंने किसी भी नेता का नाम नहीं लिया है।
और फिलहाल हमारे साथ बेतिया से संवाददाता रविंद्र सिंह शुरान जुड़े हैं, उनका हम रुख करेंगे। रविंद्र, आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार को लेकर, लेकिन इस बीच कल के मन की बात के कार्यक्रम की बात करें तो लगातार इसे लेकर सवाल पहले ही विपक्ष महागठबंधन उठाता रहा है और अब एक नया मुद्दा भी मिल गया है इसके जरिए चुनाव आयोग में शिकायत करने का उसे। ये देखिए, लगातार जब चुनाव प्रचार की शुरुआत हुई थी चुनाव घोषणा के बाद, तब जो है ये महागठबंधन के तीनों घटक दल जो है पहुंचे थे चुनाव आयोग के पास और उन्होंने गुजारिश की थी कि जो मन का बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहता है उसको बंद किया जाए, क्योंकि ये आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन सब तथ्यों पर विचार करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने उसको जारी रखने की इजाजत दे दी थी। और जो कल का जो जिक्र है कि कल प्रधानमंत्री ने जो नौकरी में साक्षात्कार को खत्म करने की बात की है, उसको लेकर के एक बार फिर से जो महागठबंधन के नेता हैं उन लोगों ने आरोप लगाया है कि ये भी आचार संहिता का उल्लंघन है। इसको लेकर के आज शायद वो शिकायत करने वाले हैं और उस शिकायत के बाद फिर से एक बार तथ्यों पर आधारित जो भी फैसला होगा वो इलेक्शन कमीशन देखेगा। लेकिन लगातार यही कोशिश की जा रही है कि क्योंकि चुनाव चल रहा है, चुनाव का प्रचार जोर शोर से चल रहा है, इस बीच में जो भी प्रधानमंत्री अगर घोषणाएं करते हैं या उसका किसी तरीके से वोटर पर असर पड़ता है, तो उस बात को लेकर गठबंधन जो है वो कोशिश कर रहा है कि इस कार्यक्रम को रोका जा सके। बिल्कुल, और इसे लेकर शिकायत करने का मन भी बना लिया है महागठबंधन ने। इस बीच प्रचार की बात करें तो धुआंधार रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी हम जानते हैं। सबसे ज्यादा साख अगर तीसरे चरण और चौथे चरण में किसी की है तो वो बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए है। इसलिए हम प्रचार का कोई मौका देख रहे हैं, नहीं छोड़ा जा रहा है बड़े नेताओं की तरफ से भी। आज का क्या क्या कार्यक्रम है? देखिए, प्रधानमंत्री लगातार रैलियां कर रहे हैं। कल उन्होंने 4 रैलियों को संबोधित किया, आज 2 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। इसके बाद कल भी उनका रैली का कार्यक्रम बिहार में है। आज राहुल गांधी, कांग्रेस उपाध्यक्ष हैं, वो 3 रैलियों को अलग अलग क्षेत्र में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी में रैलियों को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव भी लगातार रैलियां कर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती भी लगातार जो है वोटरों को रिझाने की कोशिश कर रही हैं। सब नेता जो है वो आला नेता हर पार्टी का लगातार कोशिश कर रहा है कि रैलियां करके अपने पक्ष में मतदान करने के लिए मतदाता को मनाया जा सके। और इसी के चलते जो है लालू यादव, नीतीश कुमार जो है करीब करीब 8-8 रैलियां एक दिन में कर रहे हैं। ये जो आखिरी के 3 दौर बच गए हैं, इनमें करीब 150 सीटें, अभी तक 81 सीट पे मतदान हो गया है और 150 सीट जो है अभी बच गई है। और पहले दो चरण का मतदान हुआ है प्रीति, उसमें जिस तरीके का मिला जुला प्रतिक्रिया आ रही है दोनों पक्षों की तरफ से, उसको देखकर दोनों कहीं न कहीं सचेत हो गए हैं। और लगातार तेज कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता तक अलग अलग तरीके से पहुंचा जाए, क्योंकि पहले 2 दौर में जो उपेक्षा शायद दोनों दलों को थी, उससे कहीं अलग चुनाव जो है इस बार देखने को मिला है और इसी वजह से इतना धुआंधार प्रचार किया जा रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लगातार प्रचार कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री यहाँ पर लगातार जो है लोगों से बात कर रहे हैं, रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। और अब राहुल गांधी भी दिखाई देने वाले हैं नेता हैं जी, और अब राहुल गांधी भी दिखाई देने वाले हैं। देखिए, राहुल गांधी चंपारण, जी राहुल गांधी चंपारण में जो है वो कल आज रैली करने वाले हैं 26 तारीख को। और चंपारण जो क्षेत्र है, देखिए इसका राजनीतिक हिसाब किताब थोड़ा सा दूसरे जिलों से अलग है। यहाँ पर जो क्षेत्रीय दल हैं आरजेडी, जेडीयू, वो उस तरीके से कभी नहीं उभर पाए हैं। यहाँ पे हमेशा बीजेपी और कांग्रेस पार्टी, इन दोनों के बीच में लगातार टक्कर रही है। एक वक्त में ये बहुत बड़ा गढ़ माना जाता था कांग्रेस पार्टी का, लेकिन धीरे धीरे इसका वोट बैंक खिसक के बीजेपी की तरफ चला गया और उसी को शायद कोशिश करेंगे चंपारण में वापस प्राप्त करने की राहुल गांधी। चुनाव प्रचार के शुरुआती दौर में भी राहुल गांधी एक बार चंपारण में एक रैली को संबोधित कर चुके हैं और उसी दिशा में जो है आज वाल्मीकि नगर से इनके जो विधानसभा प्रत्याशी है उनके पक्ष में वोट मांगने के लिए राहुल गांधी आने वाले हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण जो है कांग्रेस पार्टी के लिए चौथे और 5वें चरण का मतदान है। चंपारण में चौथे चरण में मतदान होना है, क्योंकि जो 40 सीटों पर विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, उसमें 20 से अधिक जो है वो तीसरे और चौथे चरण में है। और ये तमाम जो इलाका है, यहाँ एक वक्त में कांग्रेस बहुत मजबूत हुआ करती थी और पूरी कोशिश है कि अपनी कोई जमीन को फिर से हासिल करें, इसके लिए राहुल गांधी भी प्रचार में उतरे हैं। नवीन, एक और पहलू है, कल एक और नाम गूंजता रहा पूरे दिन, वो है शत्रुघ्न सिन्हा का। फिर से उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि स्थानीय नेताओं की वजह से वो प्रचार में दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये भी कहा कि जमीनी कार्यकर्ताओं को बीजेपी सम्मान दे। शत्रुघ्न सिन्हा, क्या ऐसा लगता नहीं कि वो फांस बन गई है बीजेपी के लिए, जो उगले भी नहीं बन रही है, निगले भी नहीं बन रही है? कुछ ऐसा नहीं दिख रहा आपको? देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा जो कि
बिहारी बाबू के रूप में जिनको जाना जाता है, लगातार पिछले बहुत लंबे समय से पार्टी से नाराज चल रहे हैं। जब लोकसभा चुनाव का जिक्र था तो बल्कि 2004 के लोकसभा चुनाव से संपर्क लगता है रवीन से हमारा टूट गया है। कोशिश करेंगे एक बार फिर से उनसे संपर्क हो, लेकिन यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे। और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गांव और वहां की जनता का मिजाज। मुझे नहीं लगा कि मैं हिंदी फिल्में बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे हिंदी फिल्में पसंद नहीं थी। 80s में मैं देखती नहीं थी। मैंने कहा था सनी से शादी कर लो। ये दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे। कैसे मतलब? कुछ नहीं, ये अमेरिका चला गया। और स्टोरीज को कैसे कहना चाहिए, ये फिल्म अच्छी क्यों है, ये डायरेक्टर अच्छा क्यों है। अगर आपके एनवायरनमेंट में लोग कॉन्स्टेंटली डिस्कस करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि आप अब्जॉर्ब कब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हाय, आई एम जोया अख्तर और मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। राजधानी की पटना साहिब सीट पर इस बार दिलचस्प मुकाबले के आसार दिख रहे हैं। बीजेपी का यहां लंबे समय से दबदबा है, लेकिन इस बार बीजेपी के दिग्गज नंदकिशोर यादव को उन्हीं के राजनीतिक शिष्य संतोष मेहता चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा इसी लोकसभा सीट से जीतकर संसद पहुंचे हैं, लेकिन महागठबंधन ने इस बार यहां झंडे गाड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। विधानसभा में विपक्ष के नेता नंदकिशोर यादव पटना साहिब के पर्याय बन गए हैं। 1990 से वो लगातार 5 बार यहां से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। इस बार भी वो जीत के दावे कर रहे हैं। उनका मानना है कि लालू और नीतीश के खिलाफ लोगों में आक्रोश है, लिहाजा एनडीए प्रदेश में भारी जीत दर्ज करेगी। काम मेरा आधार रहा है, विकास मेरा आधार रहा है, उसके कारण से बार बार लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है। बाकी हर बार उम्मीदवार कोई न कोई खड़ा होता है, लेकिन कोई उम्मीदवार निकट भी पहुंच नहीं पाता है, जीतने की दुआ छोड़िए। हालांकि नंदकिशोर यादव को इस बार यहां से कड़ी चुनौती मिल रही है। पटना नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर संतोष मेहता यहां से चुनावी मैदान में हैं। संतोष वैसे तो जेडीयू के नेता हैं, लेकिन सीट बंटवारे में जब पटना साहिब आरजेडी के खाते में गई तो संतोष आरजेडी के उम्मीदवार बनकर उतर गए। उन्होंने कुशवाहा और यादव समुदाय से बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं। पटना साहिब विधानसभा में ट्रैफिक की जाम का समस्या है, मैं इसको गंभीरता से लूंगा। जल जमाव की समस्या है और शुद्ध पेयजल जो बुनियादी समस्या है उसको मैं पहली प्राथमिकता में रखूंगा। पटना साहिब में ज्यादातर ओबीसी और मुस्लिम आबादी है। कुल मिलाकर यहाँ 3,16,233 मतदाता हैं, जिनमें 1,71,877 पुरुष और 1,44,342 महिला शामिल हैं। राजनेताओं की नजर भले ही जातिगत समीकरण पर हो, लेकिन जनता के मुद्दे कहीं अलग दिखते हैं। मुद्दे यहाँ है, पहले शिक्षा से है, स्वास्थ्य है, प्रशासनिक रोजमर्रे का समस्या, स्कूल। पटना साहिब गुरुद्वारे के लिए भी देश भर में प्रसिद्ध है। यहीं पर गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, जो कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु माने जाते हैं। पटना साहिब में तीसरे दौर में यानी 28 अक्टूबर को वोटिंग होगी। पटना साहिब में लड़ाई भले ही गुरु चेले के बीच हो, लेकिन ये सीट प्रतिष्ठा की सीट बन गई है, दोनों ही एनडीए और महागठबंधन के लिए। पटना साहिब से कैमरामैन सरोज के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और बिहार के नालंदा जिले का कल्याण बीघा गांव बिहार की राजनीति में खासा मकाम रखता है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैतृक गांव है। गांव के बड़े तबके को नीतीश कुमार के कार्यकाल में हुए विकास पर भरोसा है। हालांकि यहां ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनकी पहली पसंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बिहार का कल्याण बीघा ना तो जिला है और ना ही कोई विधानसभा, लेकिन चुनाव आते ही ये अचानक सुर्खियों में आ जाता है। नालंदा जिले की इन पक्की सड़कों से आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस पैतृक गांव आसानी से पहुंच सकते हैं। गांव में घुसते ही 20 बिस्तरों का अस्पताल, 2 मंजिला हाई स्कूल,
और ITI कल्याण बीघा के विकास की कहानी बयां करते हैं। गांव में एक शूटिंग रेंज भी है और कृत्रिम तालाब के किनारे बनाया गया भव्य मंदिर गांव को 4 चांद लगाता है। गांव में 24 घंटे बिजली रहती है और पानी के भी खास इंतजाम है। इन सारी सुविधाओं के कारण गांव के ज्यादातर लोग नीतीश कुमार को अपनी स्वाभाविक पसंद मानते हैं। हम नीतीश बाबू के वोट देते हुए आ रहे हैं, आज तक देते रहेंगे और जिंदगी भर जब तक जिंदा रहें, जब तक वोट इनका देता रहे। वहीं युवाओं के एक तबके को नीतीश लालू की जुगलबंदी रास नहीं आ रही। इस बात पर वो नीतीश का खुलकर विरोध कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी आवाज बन सकते हैं और केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार होने का फायदा युवाओं को मिलेगा। मोदी ने हम लोग को नौकरी का वादा किए हैं, तो वादा किए हैं नौकरी देंगे, तो ऐसा थोड़ी है मोदी को वोट जरूर देंगे, ऐसा नहीं है। हम क्या सब साथ मिल के देंगे, ऐसा थोड़ी है। मतलब पूरा गांव मिल के देंगे, ऐसा थोड़ी है। जो जिसको मतलब कि नौकरी देंगे उनको वोट देंगे। गांव के एक कोने में फूस से बने इस मकान में नीतीश कुमार की कई पीढ़ियों ने जिंदगी गुजारी है। ये घर आज भी वैसा ही है जैसे 6 दशक पहले था। चुनाव आते ही देश भर की मीडिया के जमावड़े को स्थानीय लोग गर्व का मौका मानते हैं। मीडिया वाले लोग तो डेली आ रहे हैं, लेकिन मीडिया वाले से बच के भी रहना पड़ता है कि बोलते हैं कुछ, निकाल भी देते हैं कुछ, थोड़ा सा संभल के बोलना पड़ता है। लेकिन ऐसा कहीं है नहीं और काफी विकास हुआ है। सब जात में सब लोग एकदम एग्री हैं पूरे। स्थानीय लोगों की माने तो नीतीश कुमार साल में 2 से 3 बार गांव जरूर आते हैं। कल्याण बीघा नालंदा जिले की हरनौत विधानसभा सीट के तहत आता है। नीतीश ने यहां से मौजूदा विधायक हरि नारायण सिंह को टिकट दिया है। कल्याण बीघा में लोगों को अपने मुख्यमंत्री से शिकायतें भी हैं, उम्मीदें भी हैं, तो उनकी प्रशंसा भी करते हैं। बिहारी वर्सेस बाहरी, बिहार मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वर्सेस गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट पर भी चर्चा गर्म है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कल्याण बीघा के विकास के मॉडल को दूसरे गांव पर क्यों नहीं लागू किया जा सका, जो अभी भी सड़क, बिजली और पानी को तरसते हैं। कल्याण बीघा से कैमरामैन सरोज के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। बिहार चुनाव में जातीय और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिशें हो रही हैं। दादरी जैसी घटनाओं की गूंज भी चुनाव में सुनाई दे रही है। बावजूद इसके ऐसे इलाके भी हैं जहां जाति धर्म से ऊपर उठकर लोग विकास के मुद्दे को तरजीह दे रहे हैं। पटना जिले का खजुरार गांव इसकी मिसाल है। देखिए राज्यसभा टीवी की खास रिपोर्ट। पटना से करीब 80 किलोमीटर दूर खजुरार गांव में आजान, नमाज, पूजा और कीर्तन जैसे धार्मिक काम दूसरे गांव की तरह ही होते हैं। लेकिन यहाँ जात और मजहब के नाम पर नफरत नहीं, भाईचारा और मोहब्बत ही खजुरार का मजहब है। मुकामा विधानसभा क्षेत्र में 10,000 की आबादी वाले इस गांव में मुस्लिम समुदाय के सिर्फ 400 लोग हैं। गांव में महादलित समुदाय की आबादी भी है, लेकिन आज़ादी के बाद से अब तक किसी भी समुदाय के बीच यहाँ तनाव की कोई वारदात नहीं हुई। मैं देखा हिंदू और मुसलमान भाई आपस में गले से गले मिलते रहे और कहीं किसी तरह का विवाद यहाँ पर नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो धर्म के बारे में कोई नहीं है, हिंदू मुस्लिम और यादव जो भी हैं सभी एक साथ रहते हैं। हमारा गांव आज तक हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल रहा है। खजुरार बिहार के किसी दूसरे गांव जैसी ही तस्वीर पेश करता है। विकास के पैमाने पर गांव बेहद पिछड़ा है। सड़कें खस्ताहाल हैं, पानी बिजली की किल्लत है, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत बेहद खराब है। लोगों की शिकायत है कि नेता विकास के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जाति धर्म का मुद्दा उठाते हैं। जो फिरका प्रस्त लोग हैं वही जातीय मुद्दे पर बांटकर चुनाव में अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। जो इस तरह की धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं या आपस में तनाव फैलाते हैं या बहुत सारी चीजें करते हैं, तो हमारे गांव से सीखिए। चुनावी मौसम में प्रचार चरम पर है, लेकिन खजुरार में जाति धर्म का मुद्दा गायब है। यहाँ लोग विकास मांग रहे हैं। ऐसे में सभी को खजुरार से सबक लेने की जरूरत है ताकि विकास के मुद्दे से सियासी दल मुंह न मोड़ पाएं। खजुरार गांव में आज भी मजहब
इबादत के लिए है, सियासत के लिए नहीं। फिरका परस्त ताकतों की सारी साजिशें इस गांव में आकर नाकाम हो जाती हैं। आज़ादी के बाद से ही इस गांव के लोगों की जंग बस सिर्फ एक चीज़ से है, वो है इलाके का पिछड़ापन। कैमरामैन डी के पांडे के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, खजुरार, पटना। और इसी के साथ फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही। अगली खास पेशकश बिहार विधानसभा चुनाव पर देखिए सुबह 11 बजे। नमस्कार।